हेलो दोस्तों। तो पिछली बार आप सब ने जो सीखा था कि हमें खर्चों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप सब ने खर्चों की लिस्ट तो बनाई ली होगी। और जब आप खर्चों की लिस्ट बनाए होंगे तो आपको लगा होगा कि ये खर्चा पहले करना चाहिए, ये बाद में करना चाहिए, या इसको रोकना है या क्या करना है। तो हम एक काम करते हैं, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से चलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि खर्चों की जो कैटेगरी होती है, या तो वो बैलेंस शीट में जाती है या प्रॉफिट लॉस में जाती है। प्रॉफिट लॉस में जाने वाले खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो बैलेंस शीट में जाती है उसको हम कहते हैं फिक्स एसेट्स या एसेट्स के खर्चे। तो अब प्रायोरिटाइज जो आपको करनी है वो ये दो लेवल पे करनी है। तो पहले रेवेन्यू एक्सपेंस की यदि आप बात करेंगे तो हर महीने आपको खर्चे करने पड़ते हैं। हर महीने खर्चे क्या करने पड़ते हैं? रेंट देते हो आप, राशन लेके आते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पटाते हो आप, डेटा लेते हैं हम, डेटा रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, या वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई रिचार्ज कराते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए टीवी का रिचार्ज कराते हैं। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो फिक्स मंथली हमारा बॉन्ड्स रहता है, जैसे कि ईएमआई एक्सपेंसेस। आप एसेट्स खरीदे हैं जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, पर उसका जो ईएमआई है वो भी आपके लिए एक खर्चा है। तो अगर कहीं हम ईएमआई की बात करेंगे तो ईएमआई दो चीज़ों की हो सकती है। हो सकता है कि हमने मोबाइल खरीदा उसका ईएमआई हो सकता है हमारे घर का ईएमआई हो सकता है कि हम कोई वॉशिंग मशीन खरीदे हो उसका ईएमआई हो। तो ऐसे कई सारे आइटम हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि यदि आपने कोई एसेट खरीदा है जिसका वैल्यू बढ़ने वाला है, जैसे कि लैंड खरीदा, घर खरीदा, उसकी ईएमआई को अलग कैटेगराइज कीजिए। और यदि कोई ऐसी चीज है जो कि डिप्रिशिएट करती है जिसको आपको रिप्लेस करना है, उसकी ईएमआई को अलग कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको फिर से उसका मार्जिन भर के फिर से वही आइटम लेना पड़ेगा। मान लो एक मोबाइल लिया आपने, 2 साल के बाद उस मोबाइल की वैल्यू फिर से कम होती जानी है। जब आप उसको रीसेल करोगे तो शायद थोड़े पैसे मिलेंगे, और फिर आप नया खरीदेंगे तो उसमें फिर से आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो कुछ पैसा डालना पड़ेगा, फिर से वो ईएमआई बन जाएगा। और ये ईएमआई जितना कम होता है उतना हमारा इन्वेस्टेबल अमाउंट की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो हमको एक तो ईएमआई कम रखना है, दूसरा मिनिमम कैलकुलेट करना है कि हम हर महीने जो खर्च कर रहे हैं वो पूरे खर्चों का क्या हिसाब किताब है, वाकई में उतना खर्चा करना है कि नहीं करना है। और हम ईएमआई और ये खर्चों के अलावा फिर बाकी बात थर्ड स्टेप पे आता है कि जो नॉन प्रायोरिटाइज एक्सपेंसेस हैं जो कि हम अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, तो उसके लिए कैसे मैनेज करना है। तो अब ये खर्चों के तीन पार्ट हो गए। पहला बैलेंस शीट के बेसिस पे हो गया कि आपने फिक्स खर्चा किया और रेवेन्यू खर्चा किया। दूसरा हो गया कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि मेरे लिए नेसेसिटी है, कौन सा मेरे लिए लग्जरी है, कौन सा मेरे लिए इंटरटेनमेंट है, और इसके बेसिस पे कौन सा मेरा रिप्लेसमेंट होएगा आगे आने वाले समय पे। तो यदि हम इन सबको कैटेगराइज कर लेंगे खर्चों को, तो हम शायद और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम सबको, कि हम सबको मंथ के एक्सपेंसेस 1 से लेके 20 तक के हमको लिखने हैं, या 1 से 50 तक के लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से खर्चे हैं, हम उन खर्चों के नाम लिखेंगे। उसके आगे हम लिखेंगे कि अगर आपकी आमदनी 20,000 रुपये है तो उसमें एवरेज कितना कॉस्ट लगना चाहिए, और उसके आगे हम लिखेंगे कि अगर 50,000 है तो कितनी लगनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए खर्चों के। अभी तक तो हम ज्ञान की बातें कर रहे थे, पर अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें एक्चुअली इसकी प्लानिंग करनी है, और स्टैंडर्ड इनकम के अगेंस्ट में हमको ये देखना है कि स्टैंडर्ड खर्चे क्या होने चाहिए। होप कि ये आपको हेल्प करेगा। और यदि आप इसमें कुछ चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।